सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक के सरवानी चैनल पर। जैसा कि हम क्लास 12th यूपी बोर्ड और 11th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के रसायन विज्ञान को हम बता रहे हैं। जो ये हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं ये क्लास 11th में भी है और क्लास 12th बिलियन चैप्टर में भी है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें और बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इजी वे में आप कर लेंगे। जैसा कि मोलरता का पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। पार्ट 2 में आज हम आपको बताएंगे कि जल की मोलरता की गणना कैसे किया जाता है जब जल का घनत्व दिया होता है तब। देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जल की मोलरता की गणना कीजिए यदि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति लीटर हो तब। देखिए स्टूडेंट, आपको सवाल इसी तरीके से दिया रहेगा। आयतन आपको यहाँ 1 लीटर क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। अगर आप आयतन यहाँ 1 लीटर नहीं मानेंगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जल का आयतन 1 लीटर, 1 लीटर में आपको पता है कि कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। हमने यहाँ पर लिख लिया। घनत्व तो आपका सवाल में दिया हुआ है 1 ग्राम प्रति ml। एक फार्मूला होता है कि भार बराबर, देखिए फार्मूला होता है यहाँ पर भार बराबर घनत्व और गुणे आयतन। ये फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, भार बराबर घनत्व गुणे आयतन। बात यहाँ पर जल की हो रही है, इसलिए जल का भार बराबर जल का घनत्व गुणे जल का आयतन। जल का भार बराबर क्या, जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, इसने हमने रख दिया। आयतन 1000 ये हमने माना था, हमने यहाँ पर रख दिया। कुल यहाँ पर जल का भार कितना आ गया, 1000 आ गया। स्टूडेंट, जल का अणुभार जो कि बहुत आसान तरीका है, आप निकालना जानते हैं। यहाँ पर देखिए H2O 2 हो गया, हाइड्रोजन का 16 हो गया, ऑक्सीजन का 16 और 2 कितना हो गया, 18। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जल का मोलरता पूछ रहा है। हम जानते हैं मोल बटा आयतन होता है, फार्मूले में मोल बटा आयतन होता है। अगर यदि आयतन हमारा ml में दिया हुआ है तो 1000 से हम गुणा कर देते हैं। अगर मोल हमको नहीं मालूम है तो भार या अणुभार मालूम होगा, तो भार और अणुभार के फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, और बटा आयतन गुणे 1000। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसको हम चाहें तो इसके ऊपर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर भार बटा अणुभार गुणे आयतन गुणे 1000। अब देखिए भार हमको 1000 दिया हुआ है, अणुभार हमने 18 निकाला है, आयतन 1 लीटर हमने माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। और यहाँ पर 1000 से गुणा किए हुए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयतन ml से माने हैं, तो 1000 से 1000 पूरी तरह से कैंसिल हो गया। बचा क्या, 1000 बटा 18, इसका हम भाग देते हैं तो 55.56 मोल प्रति लीटर क्वेश्चन ये आता है। स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो इसे पढ़ना बिल्कुल मत ही भूलिएगा। अब मोलरता के अंतर्गत ही एक आता है टॉपिक आपका तनुता समीकरण। जैसे आपका नॉर्मलता के अंतर्गत आया था, उसी तरीके से मोलरता के अंतर्गत भी आता है। किसी पदार्थ के विलयन में अधिक विलायक मिलाकर, कोई पदार्थ का विलयन आराम से अपने रेस्ट मोशन में है, अगर उसमें हम क्या करते हैं, विलायक और मिलाते जाते हैं, तो आपको पता है कि विलयन क्या हो जाएगा, विलयन हमारा तनु हो जाएगा। तो उससे तनु विलयन की मोलरता होने में परिवर्तन का जो हम समीकरण होता है वो क्या होता है, m1v1 इंटू m2v2 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि m1 और v1 क्या होता है, m1 और v1 जो हमारा ये होता है, ये क्या होता है कि तनु करने से पहले का समीकरण होता है, ये तनु करने के बाद का समीकरण होता है। ये इस पे अब इससे रिलेटेड देखिए सवाल किस प्रकार से पूछी जाती है। देखिए इससे हम सवाल करवा दिए हैं। कह रहे हैं कि 100 ml m/10 H2SO4 विलयन बनाने के लिए m/2 विलयन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। सवाल में पहले देखिए आप फिर समझ लीजिए, 100 ml मतलब आयतन 100 ml पहले था, और यहाँ पर इसका जो मोलरता था m/10 था। अब कह रहे हैं कि यदि m/2 H2SO4 अगर इसका मोलरता हो जाता है तो इतना मोलरता होने के लिए आयतन की कितनी आवश्यकता होगी। देखिए कुछ करना नहीं है आपको, जो सवाल में दिया हुआ है उसकी वैल्यू को लिख लेना है। v1 बराबर 100 ml दिया है, m1 बराबर 1/10 दिया है, m2 बराबर 1/2 दिया है, v2 बराबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। m1 इंटू v1 बराबर m2 इंटू v2। यहाँ पर m1 कितना दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है, v1 कितना दिया है, 100 दिया हुआ है, m2 कितना दिया है, 1/2 दिया है, v2 आपसे पूछ रहा है। आप इसको क्या करिए, यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट दिए हैं, क्या हो गया, यहाँ 10 कम 10 हो गया,
1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 20 हो गया, अर्थात यहाँ पर V2 बराबर 20 ml आ गया। एक और सवाल समझा देते हैं। फिर कह रहे हैं कि 10 ml m/10, मतलब हमारा जो पहले मोलरता है m/10 है और उसका आयतन कितना है 10 ml है। इसमें कह रहे हैं कितना जल मिलाया जाए। अब जल कितना मिलाया जाए इसका मतलब क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है कि m/25 हो जाए। तो V1 बराबर 10, m1 बराबर m/10, V2 हमसे पूछ रहा है, m2 हमको दिया हुआ है, m1 V1 बराबर m2 V2, एक 1/10, 1 इंटू 10, 1/25 इंटू V2। अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा है, V2 बचा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो V2 बराबर कितना आ गया, 25 ml आ गया। इस तरीके से ये मोलरता के तनु समीकरण का उदाहरण है, यहाँ से समाप्त हो जाता है। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जब एक से अधिक आयतन और एक से अधिक मोलरता दिया होता है तो आपको क्वेश्चन करने में समस्या हो जाती है, लेकिन अब अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपको समस्याएं नहीं होंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपको हम जितना भी इम्पॉर्टेंट कहें उतना कम है। ये इस बार भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया, 2020 यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, सीधा यही पूछा गया था 1 नंबर की, विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है। तो विलयन की नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटा पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर मोल। इसमें हमने 3 संबंध बता दिया है, नॉर्मलता, मोलरता और मोल का भी संबंध बता दिया है। इसमें आपसे क्या करेगा, अगर मोलरता देगा तो नॉर्मलता पूछेगा, नॉर्मलता देगा तो मोलरता पूछेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है m/20, m/20 अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब क्या दिया है, मोलरता दिया है। कह रहे हैं विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। m बराबर क्या है, 1/20 दिया है, नॉर्मलता पूछ रहा है, H2SO4 है, अणुभार हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने निकाल लिया, 98 आ गया। तुल्यांकी भार हम निकाल सकते हैं, अणुभार बटा क्षारकता होता है, अणुभार कितना है 98, ये हमने रख दिया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी क्षारकता 2 हो गई, कितना निकला है 49 निकला है। फार्मूले में रखेंगे विलयन की नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर पदार्थ का अणुभार बटा तुल्यांकी भार। यहाँ पर नॉर्मलता पूछ रहा है, मोलरता दिया है 1/20, 98 बटा 49, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1/20 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.1, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, n बराबर 1/10 लिख सकते हैं, या इसी को आप n/10 भी लिख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। कह रहे हैं कि m/30 H2SO4 विलयन का नॉर्मलता बताइए। ऐसे ही पूछ सकते हैं, एकदम सेम सवाल है, केवल वैल्यू चेंज है। तो m बराबर देखिए 1/30, यहाँ पर ये स्मॉल m क्या है, अणुभार है, तुल्यांकी भार आपने निकाल लिया। यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटा क्षारकता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल है, 49 आ गया। अब यहाँ पर n बराबर नॉर्मलता, m बराबर मोलरता, स्मॉल m बराबर अणुभार, स्मॉल e कैपिटल E बराबर तुल्यांकी भार। n/1/30 हमने रख दिया, 98/2 रख दिया। अब यहाँ पर n बराबर 1/30 बराबर 2। अब यहाँ पर क्या है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 1/30 × 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो गया, n/50, या इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट 200 ml विलयन में, कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट 200 ml विलयन में 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है। मतलब कोई हमारा विलयन है सोडियम कार्बोनेट का, जो कि कितना है 200 ml का विलयन है, इसमें 10.6 ग्राम क्या मिला हुआ, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नॉर्मलता और मोलरता। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना ही आपको नॉर्मलता दिया है ना ही मोलरता दिया है, लेकिन दोनों पूछ रहा है। अब क्या दिया है, आयतन दिया है और भार दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इससे क्या करना है, इससे आपको जब आयतन और भार दिया हो, इससे आपको क्या करना है, इससे आपको मोलरता निकाल लेना है। देखिए कैसे, हमको क्या दिया है, आयतन दिया है 200 ml, भार दिया है 10.6, अणुभार हम निकाल सकते हैं 106 आ गया, 2 × 23 प्लस 12 कार्बन का प्लस 3 × 16। मोलरता हम निकाल सकते हैं, मोलरता बराबर जानते हैं कि हमारा मोल बटा आयतन होता है। आयतन अगर ml में है तो 1000 से कर देंगे। अगर हमको मोल नहीं दिया है तो भार अपन अणुभार में लिख लेते हैं, अब बटा आयतन गुणे 1000। भार देखिए कितना दिया है 1.06, अणुभार 106 हमने निकाल लिया, आयतन ये आपको दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर भेज देंगे, हमने देखिए भेज दिया। 2 0 से 2 0 देखिए हमने ये काट दिया, और 2 पंचे 10 हमने ये कर लिया। 106 से 106 एक देखिए कैंसिल हो गया, 5 × 10 पे खाते
-2। ये हमारा क्या आ गया, मोलरता आ गया। अब नॉर्मलता निकालने के लिए हम जानते हैं कि नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर क्या होता है, यहाँ अणुभार बटा तुल्यांकी भार बराबर मोल। देखिए यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर मोल से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। अब हम इसी से निकाल रहे हैं, मोल से आप निकाल लीजिएगा। तुल्यांकी भार हम पहले निकाल लेंगे, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार। अब यहाँ पर देखिए Na2CO3 है, इसलिए यहाँ पर सोडियम कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, इसलिए इसका अम्लता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 106/2 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 53। नॉर्मलता आपसे पूछ रहा है, मोलरता आपका इतना निकल गया है, अणुभार 106 आपने निकाला है और तुल्यांकी भार अभी 53 आपने निकाल लिया है। अब 53 दूना 106 होता है, हमने यहाँ पर देखिए 2 लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए। देखिए तो 2 × 5 पे घाते 10, 2 × 5 10 पे घाते -2, 2 पंचे 10, 10 पे घाते -2। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ 10 पे घाते +1 हो जाएगा, प्लस है तो एक से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 10 पे घाते -1, 10 पे घाते -1 को क्या ले सकते हैं, 0.1 n लिख सकते हैं, या आप अगर चाहो तो 1/10 n भी लिख सकते हो। इस तरीके से स्टूडेंट देखिए आपका नॉर्मलता और मोलरता पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब नॉर्मलता और मोलरता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, आप बहुत ही आसान ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को नॉर्मलता और मोलरता में कोई समस्या होती है तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन करिए, कोई समस्या नहीं है। बाकी आपको अगर समझ में आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।